बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ चार्ज। सो द चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर because of which it can produce and experience a electric and magnetic effect। मकसद क्या है? मकसद ये है कि चार्ज जो है ये जस्ट लाइक मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि एक चीज़ बाय नेचर मिली है मैटर को, जिस पे मज़ीद रिसर्च आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल है और प्रोटॉन जो है ये फिर फर्दर क्वार्क से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अप क्वार्ट्स, दूसरा अप क्वार्ट्स और एक डाउन क्वार्ट्स। अब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, क्लियर है? तो कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से बना है, कैसे बना है, तो इस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। इसी तरह इंट्रिंसिक का मकसद ये है कि जिस पे आप मज़ीद रिसर्च नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मास, तो मास कहाँ से आए जिस पे हम रिसर्च मज़ीद नहीं कर सकते। और तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको फर्दर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टीज़ को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, जो नेचर की तरफ से मिली होती हैं। सो चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड बिकॉज ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मकसद क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मीटर है, जिसके साथ जिस पे कोई ना कोई चार्ज है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो जब ये चार्ज पार्टिकल होगा और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, तो ये इनके इफ़ेक्ट को महसूस करेगा। दे फील इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी महसूस करेगा एज वेल एज़ ये मैग्नेटिक फील्ड को भी महसूस करेगा। और सेकेंड ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मीन्स कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों से ये अफेक्टेड भी होता है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपली ये हमारे पास चार्ज है। क्लियर है? ये चार्ज हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर ले। पॉइंट के थ्रू आते हैं तो हम थोड़ी सी ईजी होगा चार्ज को समझना। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है दैट एवरी एटम is electrically neutral। Every atom is electrically neutral। It is because the number of electron and the number of proton present in the atom are same in number। क्या मतलब इसका यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एटम है। क्लियर? ये फॉर एग्ज़ाम्पल एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो हमें पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अबाउट एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं प्रोटॉन के। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल होते हैं इन नंबर, सो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे साथ? पॉइंट नंबर 3 है दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। There are 2 types of charge। One is called positive charge, second one is
नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? हमारे पास टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारे साथ नेगेटिव चार्ज होता है। इन दो चार्ज को दे आर गिवन these name by a American scientist Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. क्लियर है? टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? अब इन दो चार्जेस को ये नाम जो हैं ये कहाँ से पढ़े हैं? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उसी ने इसको फिर कहा कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है वो हमारे साथ नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक स्टोरी है, कहानी है कि इसने क्यों ऐसा किया। इसने इसलिए किया कि अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज जो है ये बेसिकली जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम जो है सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रे की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो जब एक न्यूट्रल होगा तो अगर हम ये नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो उसने सिंपल अलजेब्रे के थ्रू कि जब हम फॉर एग्जांपल -5 + 5 करेंगे तो ये 0 आता है, तो 0 को हम न्यूट्रल पे ये कह सकते हैं कि इनका जो इफेक्ट है वो पे 0 आ रहा है। तो इसी बेस पे इसने जो है ना फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर एक चार्ज को कहा कि ये पॉजिटिव है, दूसरी चार्ज को कहा कि ये नेगेटिव है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा पेज नंबर 1 है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 हम ये कह सकते हैं दैट द चार्ज particle can be created. The charge particle can be created by disturbing the neutrality. By disturbing the neutrality of a atom. क्लियर? अब चार्ज को हम कैसे क्रिएट करते हैं? चार्ज को हम क्रिएट करते हैं कि हम किसी एटम की जो न्यूट्रलिटी है, फॉर एग्जांपल वो न्यूट्रल है, उसको हम डिस्टर्ब करें। कैसे डिस्टर्ब करें? फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल एटम है जिसमें हमारे साथ प्रोटॉन है और सेकेंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने। न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब यह है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे पार्टिकल पे या किसी दूसरे मैटर पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? और सेकेंड ये कि यहाँ पर भी तो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में सेम थे, न्यूट्रल थे, तो हमने की न्यूट्रलिटी को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पार्टी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इट्स मीन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव ज़्यादा होने से ये पार्टिकल या ये मैटर एज अ होल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम जो है वो फिर चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे क्रिएट करते हैं? कि इसकी हम न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करें। आई होप समझ आ गई होगी आपको ये चीज़। बहुत सिंपल सा है, मैं
इसका बेसिक लेवल है, इतना हम हेवी लेवल पे भी गए नहीं है, तो आई होप कि समझ आ गई होगी। ठीक है, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस आर gain of electron also affect the mass of the object। अब देखिए इसका, इस पॉइंट का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है, ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक एटम है जिसके पास, अब यहाँ से एक और एक एटम यहाँ पे है, क्लियर है। देखिए इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को, जो पॉइंट नंबर 5 है इसको समझे। हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ भी तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि न्यूट्रल है दोनों। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये अपने साथ मास को भी ट्रांसफ़र करता है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जितना मास होगा और यहाँ पे जो मास है वो हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये मास को हम m नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि ये जो मास है, एक्चुअल मास, ये लेस हो जाएगा किससे, m माइनस से, क्लियर है ये चीज़। देखिए और कर इस चीज़ भी समझिए इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है और ये मास भी साथ में ट्रांसफ़र होता है। तो पॉइंट ये है, द लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो अफेक्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर यहाँ तक, क्योंकि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है साथ साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि मास को भी जो है ना ये अफेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि समझ आ गई होगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द चार्ज पार्टी, द चार्ज पार्टी, द चार्ज पार्टी may attract attracted the neutral body, may attracted the neutral body or the opposite sign body, opposite sign body, but at always repel the same sign party। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल जो है, फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टी है, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेट सपोज हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टी, एक हम न्यूट्रल बॉडी रखते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी रखते हैं, और दूसरा जो है वो हम अपोजिट साइन की बॉडी रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूट्रल बॉडी रखी है यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम हैं, और एक हमने अपोजिट साइन बॉडी रख दी, ठीक है।
ये न्यूट्रल बॉडी है, ये अपोजिट साइन बॉडी है। अब हो ये रहा है कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज बॉडी जो है, ये इसको भी अट्रैक्ट करता है, ये इनके साथ भी अट्रैक्शन करता है। लेकिन ये हम चीज़ों को समझें कि ये पॉइंट का मकसद ये है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, अपोजिट साइन बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये सेम साइन बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस वजह से हम ये पॉइंट यू लिख सकते हैं, सो फॉर द test of electrification we used the phenomena of repulsion। देखिए, अब हमें इलेक्ट्रिफिकेशन का मकसद ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये बॉडी, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी के नेचर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने ली, अब एक न्यूट्रल बॉडी इसके करीब लेके आ रहे हैं, तो वो उन न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक अपोजिट साइन बॉडी लेके आ रहे हैं तो उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा, इन दोनों का हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि ये इस बॉडी पे चार्ज कौन सा है, इस बॉडी पे चार्ज कौन सा है, ठीक है, क्योंकि दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बट अगर हम सेम चार्ज जो है चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन मस्ट होता है। तो इसी वजह से हम फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिपल्शन का फिनोमेना है, फिर उसको हम तरजीह देते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7, ये जितने पॉइंट्स हैं ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आई होप कि इतनी मुश्किल नहीं होगी ये चीज़ें। पॉइंट नंबर 7 जो है ये अब होता है दैट the charge is a scalar and derived quantity। अच्छा, चार्ज जो है एक तो स्केलर है, सेकंड ये कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं करंट जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, करंट बेस क्वांटिटी है, बट चार्जेस जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फर्स्ट ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है या -5 कूलम चार्ज है या 10 कूलम चार्ज है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्लियर? और डिराइव्ड वो क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव्ड होते हैं, जैसे हमने क्लास 6-7 से हम पढ़ के आ रहे हैं। तो करंट बेस क्वांटिटी है और चार्ज जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और सेकेंड ये कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? अच्छा, अब द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज the SI unit of charge is coulomb। The SI unit of charge is coulombs। क्लियर? चार्ज का जो SI यूनिट है वो क्या है, कूलम्स है। ये नंबर 3 है। ये तो SI यूनिट हो गया। नंबर 2 दी CGS यूनिट। The CGS unit of charge is state coulomb। STAT, E इसके पीछे नहीं, ठीक है, STAT state coulomb, state coulomb। या इसको इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन ESU। ऐसा यूनिट कूलम्स है और CGS यूनिट जो है ये स्टेट कूलम है, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज AB कूलम। AB कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है AB कूलम। किसका? चार्जेस का। क्लियर है? आई होप समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें। अच्छा, ये MCQs ही सारे कि इसका यूनिट क्या है? कूलम। CGS यूनिट क्या है? स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है? AB कूलम है। अच्छा, 1 कूलम जो होता है ये आप MCQs के लिए याद रखें, 3 मल्टीप्लाइड इंटू द पावर 9 कूलम्स के बराबर होता है। 1 कूलम जो है वो 3 मल्टीप्लाइड इंटू द पावर 9 कूलम के बराबर होता है, और 1 कूलम जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 10 AB कूलम के बराबर होता है। ठीक है। जो 1 कूलम है वो 3 मल्टीप्लाइड इंटू द पावर 9 कूलम्स के बराबर होता है, और 1 कूलम जो है वो 1/10 AB कूलम के बराबर होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 8 या हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन क्या बनेगा? तो फ्रॉम द फार्मूला ऑफ करंट वी नो दैट I is equal to Q divided by T, where Q is charge. By cross multiplication IT is equal to Q. So what is the dimension of current? The dimension of current is A. What is the dimension of time? Dimension of time is T. So AT is the dimension of charge. Clear? This is the dimension of charge. अगर स्क्रीनशॉट लेनी तो ले ले प्लीज। ओके, अब आते हैं अगला पॉइंट हमारा। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, अच्छा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द conservation of charge. The conservation of charge. The conservation of charge mean that charge can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. क्लियर? मकसद ये है कि चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने का मतलब है कि ये अगर लिखते इट कैन बी चेंज की जगह हम लिखते इट कैन बी ट्रांसफर्ड। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये बहुत हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल होगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? या फॉर एग्जांपल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर
isolated system, the total charge remain कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इसको समझे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक आइसोलेटेड सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कूलम चार्ज हैं, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज हैं, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है. ठीक है. अब इसको हमने शेक कर दिया. शेक करने से चार्ज जो हैं रबिंग करने से ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफ़र में देखिए. अच्छा, यहाँ पे टोटल चार्ज कितने बन रहे हैं? गिन लें. 2 5 5 10 10 कितने चार्ज बन रहे हैं? 20 कूलम चार्ज बने. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा. फॉर एग्जांपल शेक करने से यहाँ 3 कूलम बना. फॉर एग्जांपल यहाँ से गया, यहाँ पे 2 बना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो 10 कूलम बना. यहाँ पे कितना बना? 5 कूलम. क्या कैसे? यहाँ से फॉर एग्जांपल एक चार्ज यहाँ आया तो यहाँ 2, यहाँ 3 बना. यहाँ पे जो है 5 चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं तो यहाँ पे 10 बने. तो अगेन यहाँ पे टोटल चार्ज कितने होंगे? टोटल चार्ज अगेन 20 कूलम होंगे. तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है. जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होता है, बट डिस्ट्रॉयड और क्रिएट हम नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 9 ये बहुत सिंपल है. पॉइंट नंबर 9 का मकसद ये है दैट द चार्ज is not possible विदाउट मास. क्लियर. चार्ज जो है वो मास के बगैर पॉसिबल नहीं है. बट नॉट फॉर मास. मास इज पॉसिबल. मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज. इसका क्या मकसद है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये मकसद क्या है इस चीज़ का? मकसद ये है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा. तो बग़ैर मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बग़ैर चार्ज के मास पॉसिबल है. कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिस पे हमारे पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. तो ये दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो नेट चार्ज जो होगा वो ज़ीरो होगा. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं दैट द चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट मास इज़ पॉसिबल विदाउट चार्ज. क्लियर. अच्छा, पॉइंट ये हमारे पास बना नंबर 4. स्क्रीनशॉट लेना. ओके, नंबर 5, पेज नंबर 5. अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 10. ये हमें क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 10 है दैट द चार्ज is independent on the velocity of ऑब्जेक्ट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चार्ज जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ 3 कूलम चार्ज है. अब यहाँ पे ये पार्टी जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल 0. इट्स मीन ये रेस्ट कंडीशन पे है. अब क्या हो रहा है? अगर इस पे हम कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी ने मोशन स्टार्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको मोशन दे दें या ये बॉडी मूव करे, इवन अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मूव करे
तब भी यहाँ पे चार्ज अगेन कितना होगा, 3 कूलम होगा। इट्स मीन कि अगर ये रेस्ट पे है तब भी चार्ज 3 कूलम है, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मोशन कर रहे हैं तब भी चार्ज कितना होगा, 3 कूलम होगा। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? अच्छा, आई होप ये चीज़ें सिंपल सी हैं, समझ आ गई होगी। नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 ये है दैट द चार्ज इज क्वांटाइज, दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, क्वांटाइज का मकसद क्या है? क्वांटाइज का मकसद ये है कि हमें पता है कि जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे मिनिमम इंडिपेंडेंट चार्ज है। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं द मिनिमम independent charge, the minimum independent charge that occur as the charge of electron या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, यहाँ पे चीज़ इस पे थोड़ा सा आप फोकस करें। क्वांटाइजेशन का मकसद क्या है? क्वांटाइजेशन का ये मकसद है कि सबसे कम आइसोलेटेड चार्ज जो पॉसिबल है, इंडिपेंडेंटली जो पॉसिबल है, ठीक है, वो चार्ज जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना, देखिए चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटॉन किससे बना है? प्रोटॉन क्वार्क से बना है, लेकिन क्वार्क्स पे जो चार्जेस हैं वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन ये सिंगल आइसोलेटेड आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। जो सबसे कम आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट चार्ज पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे कम चार्ज अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मकसद ये है कि आप एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे अगर आपने चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो आप या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें, एंड सो ऑन। मकसद मेरा ये है कि आप 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इट्स मीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो। 1.1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, 1.2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, 1.3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, 1.4, 1.5 ये नॉट पॉसिबल, इवन 1.9 भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1, 2, 3 मीन्स कि आप हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपने ट्रांसफ़र करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को करो या 2 इलेक्ट्रॉन करो या 3 इलेक्ट्रॉन करो या 4 इलेक्ट्रॉन करो या 5 इलेक्ट्रॉन करो, तो आप फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर? आई होप समझ आ गई होगी। और फार्मूला क्या है? Q इज़ इक्वल टू एन ई। What is Q? Q is for charge. What is N? N is integral. What is E? Charge on electron. Clear? इसका मतलब ये है कि आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, हाफ इलेक्ट्रॉन या फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ दी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर यहाँ तक? ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 ये है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हेन अ चार्ज बॉडी having velocity equal to 0 means when charges are at rest, then it will produced only electric field। समझिए चीज़ों को। नंबर 1 इसको कहते हैं। नंबर ए, जो पार्टिकल फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मींस चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। नंबर 2, व्हेन अ चार्ज बॉडी मूविंग विथ constant velocity, then it will produce both electric and magnetic field। देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल है, अब ये मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी विच इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। जब रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल moves with variable velocity, अब देखिए इसको, then it produced electric field, magnetic field and radiate energy, radiate energy means electromagnetic waves, electromagnetic energy। देखिए, मकसद ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। रेडिएशन एनर्जी। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को समझें। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, मींस इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल ना तो रेस्ट पे है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा,
आई थिंक थोड़ी सी लेंथी हो रही है वीडियो, लेकिन एक 2 पॉइंट्स हैं, तो कोशिश करते हैं वो क्लियर करते हैं। नंबर 13 पॉइंट क्या है? 13 पॉइंट यह है दैट द चार्ज occur, 13 पॉइंट ये थोड़ा सा सिंपल है, इसको समझें। दैट द चार्ज on any conducting body occur only on the outer surface। देखिए, कंडक्टिंग बॉडी पे चार्जेस जो हैं ये बॉडी के आउटर सरफेस पे अकर करते हैं। दैट्स वाई सॉलिड एंड हेलो सॉलिड हो गया, या हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो हेलो सिलेंडर होते हैं, हेलो स्फेरिकल बॉडी होती है, हेलो स्फेरिकल बॉडी हैविंग सेम size stored equal number of चार्जेस। समझिए इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, ये अंदर से पूरी जो है ना वो सॉलिड है, ठीक है। जैसे कि आप लगा लो कि एक पूरा जो है ईंट ले लेते हैं या पत्थर ले लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट अंदर से जो भरा हुआ है, ठीक है। और एक हमारे पास फुटबॉल लाइक बॉडी है जो अंदर से खोखला है, हेलो है। तो दोनों का अगर साइज सेम है तो यहाँ पे सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। चार्जेस हमेशा